आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसको हम लोग NEP 2020 भी कहते हैं। ये जो है 34 साल बाद आया और इन्होंने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस किया। द की आर्किटेक्ट्स एंड प्रोसेस, NEP 2020 को बनाने के लिए कई सारी चीजें इन्वॉल्व थी इसमें, खासकर 2 मेन कमेटी और एक ब्रॉड पब्लिक कंसल्टेशन फेज भी था। पहला जो कमेटी था वो 2016 में आया था, लेकिन इसका शुरुआत हुआ था जनवरी 2015 में। इसको MHRD ने शुरू किया था और ये कोलैबोरेटिव कंसल्टेशन था। मई 2016 में इस कमेटी ने इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो था इसका नाम दिया गया और इसके लीडर थे श्री TSR सुब्रमण्यम। इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया कब? मई 2016 में। और ये रिपोर्ट जो था वो बेसिस बना अर्ली ड्राफ्ट किसका? तो 2020 NEP का। अब दूसरा जो कमेटी था, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो 2017 से लेकर 2019 तक इन्होंने काम किया था, इसका नाम था कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के चेयरमैनशिप के लीडरशिप के अंतर्गत किया गया। ये पहले चेयरमैन रह चुके थे इसरो के भी। इन्होंने अपने फाइनल ड्राफ्ट को सबमिट किया मई 2019 में। उसके बाद ये पूरा जो ड्राफ्ट था उसको वो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए डाल दिए एक पब्लिक डोमेन में, जिसके बाद उन्होंने 2 लाख सजेशन उसमें रिसीव किए और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने जोर दिया कि वो कंसल्टेशन को अच्छे से ध्यान दे और उसको अच्छे से पढ़े। उसके बाद उनको जितने भी थे ग्रास रूट से लेके, मतलब कि एकदम बॉटम से लेके, उसको अच्छे से उन्होंने समझा और उस प्रोसेस को समझने के बाद फाइनली उनको सबमिट किया कहाँ? पार्लियामेंट में। उसके बाद फाइनली यूनियन कैबिनेट ने इसको पास किया 29 जुलाई 2020 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग जो था वो स्कूल एजुकेशन को लेकर था, दूसरा हायर एजुकेशन को लेकर, तीसरा था अदर कीज एरियाज ऑफ फोकस और चौथा था कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पार्ट 1 स्कूल एजुकेशन। ये पार्ट जो है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और ओवरऑल था, ठीक है, स्कूल एजुकेशन को लेके, और इसमें अर्ली चाइल्डहुड से लेके सेकेंडरी स्कूल तक इसमें डाला गया। सबसे पहला जो था करिकुलर स्ट्रक्चर इसका नया बनाया गया और जो पहले 10+2 का सिस्टम था उसको बदल दिया गया। इसमें अब 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसमें चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रक्चर को बनाया गया। सबसे पहला जो आता है 5 साल, वो होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब ECCE। फॉर द फर्स्ट टाइम ये पॉलिसी जो था वो इंक्लूड किया फॉर्मली बच्चों को एज 3 से, जिसमें ज्यादातर जोर दिया गया कि बच्चों को जो भी सिखाया जाएगा वो खेल के द्वारा सिखाया जाएगा, और वो भी कब? फाउंडेशनल स्टेज में। और ये जो है वो यूनिवर्सल एक्सेस रहेगा क्वालिटी का हर जगह, मतलब कि कहीं भी स्कूल है तो हर जगह जो प्ले बेस्ड लर्निंग होगा वो हर जगह सेम होगा, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो या कहीं भी, वो सारा एक जैसा होगा। फिर आता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये एक नेशनल मिशन को एस्टैब्लिश किया गया जो ये इंश्योर करेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो ग्रेड 3 तक क्या करना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए और बेसिक मैथ्स को भी बनाना सीख जाए। फिर आते हैं करिकुलम एंड पैडागोजी। इसमें फोकस किया गया कि रोट लर्निंग को हटाया जाए और क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब क्या सही है क्या गलत है, उस चीज पे ध्यान दिया जाए। फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट भी ध्यान दिया जाए, मतलब कि सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट नहीं बल्कि फिजिकल सारे डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। बाद में ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को भी उन्होंने अपनाया कि एक सब्जेक्ट को ना दिखाया जाए बल्कि हर तरह के सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाए। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड करता था कि जो टीचिंग होगा वो मदर टंग में होगा या फिर रीजनल लैंग्वेज में, और ये कब तक चलेगा? तो क्लास 5 तक चलेगा। अब आता है असेसमेंट रिफॉर्म्स। एक न्यू नेशनल असेसमेंट बॉडी बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा परख, और वो क्या करेगा? वो स्टैंडर्ड तय करेगा पूरे असेसमेंट का। बोर्ड एग्जाम्स जो होगा वो साल में 2 बार लिया जाएगा और स्टूडेंट्स के स्ट्रेस को घटाया जाएगा, मतलब उनके टेंशन को घटाया जाएगा। फिर आता है इक्विटी एंड एक्सेस। जो पॉलिसी है वो फोकस करेगा यूनिवर्सल एक्सेस, जो स्कूल को, मतलब कि हर जगह स्कूल अवेलेबल होगा जहाँ पे हर बच्चे स्कूल को आसानी से जा पाएंगे, और साथ ही साथ उनका स्टैंडर्ड भी जो ऐसा होगा जो हर जगह सेम रहेगा। इसके साथ साथ एक स्पेशल इनिशिएटिव भी लाया गया, जैसे कि जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, मतलब कि वैसे जो जेंडर इंक्लूजन लाया जाएगा, मतलब कि कहीं कहीं महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके शिक्षा पे ध्यान भी दिया जाएगा और साथ ही साथ उसे कुछ पैसे भी दिए जाएंगे ताकि उसको वो हेल्प के रूप में काम आए। चलिए अब हम सभी चीजों को एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहला है हमारा न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर 5+3+3+4। NEP जो था वो ओल्ड 10+2 स्ट्रक्चर को हटा के 5+3+3+4 का डिजाइन लाया गया, जो कि ज्यादातर सुटेबल था बच्चों के डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग। सबसे पहला आता है हमारा फाउंडेशनल स्टेज। ये 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होता है।
ये एक न्यू 5 ईयर स्टेज प्लान था जिसमें 3 साल के बच्चों को प्री स्कूल में 3 साल तक रखा जाएगा, मतलब 3 से 6 साल तक, और उसके बाद पहला क्लास और दूसरा क्लास मतलब स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 को भी इसी में इंक्लूड किया गया, जिसमें बच्चे 3 साल से लेके जब तक वो 8 साल के नहीं हो जाते तब तक वो वहीं पे रहेंगे और खेल के बेसिस पे वो सभी चीजों को सीखेंगे, मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के द्वारा। फिर आता है हमारा प्रिपरेटरी स्टेज। ये 8 से 11 साल के बच्चों के लिए है। ये ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 5 यानी कि स्टैंडर्ड 3 से 5 तक रहेंगे। इसमें मोर फॉर्मल एक्टिविटीज होगा, सारा लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड होगा और साथ ही साथ इसमें फाउंडेशनल स्किल्स को भी सिखाया जाएगा। फिर आता है हमारा मिडिल स्टेज जो कि 11 से 14 साल तक रहेगा। 6 से 8 क्लास तक को उसमें कवर किया जाएगा, जहाँ पे सब्जेक्ट टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट को सिखाएंगे कि कैसे सब्जेक्ट के साथ एंगेज होते हैं और कैसे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को इजीली समझते हैं। फिर आता है सेकेंडरी स्टेज जो कि 14 से 18 साल के बच्चों के लिए होगा, जो 9 से 12 को कवर करेगा। इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया है, सब्जेक्ट्स में मल्टीपल चॉइस लाया गया है और साथ ही साथ जो पहले रिजिड स्ट्रीम फॉलो किया जाता था वो रिजिड स्ट्रीम से भी हम मूव कर सकते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी उसमें भी ऐड किया गया है। ये हमारा न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया गया। चलिए उसको अच्छे हम लोग समझते हैं। जैसे कि 3 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं प्लस 1 to क्लास, ये सारे किस में आएंगे हमारे फाउंडेशनल स्टेज में। इसमें बच्चे जो है वो अपना फाउंडेशन को बहुत ही स्ट्रांग बनाएंगे, किसके द्वारा, तो गेम खेल के और साथ ही साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से। इस साथ ही साथ इसमें लोग डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग को भी ऐड करते हैं। साथ ही साथ ये 3 साल तक प्री स्कूल रहेगा जिसमें अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मतलब कि मैथ्स और लैंग्वेज तो पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसमें बच्चों के फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में रखा जाएगा और इसका मेन गोल क्या है कि एक बच्चे को जो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया जाए और होलिस्टिक डेवलपमेंट दिया जाए जिससे वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की ओर आगे बढ़ सके। अगर हम नेक्स्ट स्टेज को देखते हैं तो वो प्रिपरेटरी स्टेज है जो कि 3 साल तक का रहेगा, 8 से 11 तक। ये क्लास 3 से लेके 5 तक रहेगा। इसमें मेन फोकस क्या रहेगा, बच्चों का फाउंडेशनल स्किल को और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाना और उनको लर्निंग में इंगेज करना। अब इसमें लर्निंग अप्रोच हम क्या यूज़ करेंगे, तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा, इंटरेक्टिव होगा और एक्सपीरियंशियल होगा। एक्सपीरियंशियल का मतलब होता है करके देखना। अब आता है की फीचर्स। इसमें क्या होता है, बच्चों का लिटरेसी को और मजबूत किया जाएगा, न्यूमरेसी को और साथ ही साथ एनवायरमेंटल साइंस को भी पढ़ाया जाएगा। आर्ट, स्पोर्ट्स, स्टोरी बेस्ड लर्निंग, साथ ही साथ क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन पे इसमें ध्यान दिया जाएगा। इसमें मेन गोल क्या है, तो बच्चों का कोर स्किल जो है और क्यूरियोसिटी जो है उस चीज़ को इसमें सिखाया जाएगा और इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज हमारा आता है मिडिल स्टेज जो कि 3 साल के लिए होता है, 11 से 14 साल। ये ग्रेड 6 से लेके 8 तक होता है। इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है सब्जेक्ट टीचर्स, मतलब टीचर्स जो होता है एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ वो आएंगे और उसको और भी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को उसको क्लियर कराया जाएगा। मतलब मैथ्स के लिए एक मैथ्स टीचर, लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज टीचर, ये इस तरह से अलग अलग टीचर आएंगे और वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को और भी बेटर तरीके से बताएंगे। अब आता है लर्निंग अप्रोच। इसमें सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा, डिस्कशन इसमें होगा, साथ ही साथ इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ की फीचर्स हमारा 3rd स्टेज का है, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स, फोकस ऑन मल्टीपल सब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, साथ ही साथ प्रोजेक्ट और क्रिटिकल थिंकिंग को इंकरेज किया जाएगा। इस स्टेज का जो गोल है वो है डीपर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी को भी बढ़ाना। अब आता है हमारा चौथा और आखिरी स्टेज जो कि है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 साल के बच्चों के लिए जो कि 9 से 12 तक होगा। इसमें हमारा जो फोकस होता है वो बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देना और उनको प्रिपेयर करना हायर एजुकेशन या फिर बेटर लाइफ की ओर। अब आता है हमारा लर्निंग अप्रोच। इसमें हम लोग फ्लेक्सिबल, मल्टी डिसिप्लिनरी और चॉइस बेस्ड लर्निंग अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। अब आता है की फीचर। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स फ्लेक्सिबल रहता है, रिजिडिटी नहीं रहता है स्ट्रीम का कि पहले साइंस था, कॉमर्स था और आर्ट्स था, वैसा स्ट्रीम का इसमें कुछ भी नहीं है। फिर आता है फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च और इंटर्नशिप, साथ ही साथ करियर गाइडेंस और एक्सपोजर भी इसमें दिया जाता है। गोल इसका क्या होगा, तो लर्नर को पावर देना कि ताकि वो अपने इंटरेस्ट की ओर जा सके और फ्यूचर के लिए एक बेटर तरीके से तैयार हो सके। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। फॉर द फर्स्ट टाइम द एनईपी फॉर्मली इंक्लूड किया गया 3 साल के बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में फ्रेमवर्क में फिट किया। ये एक मेजर शिफ्ट था जिसमें एम किया गया यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ क्वालिटी अर्ली एजुकेशन के लिए। अब इसी ECCE करिकुलम जो था वो फ्लेक्सिबल था, मल्टीफेसेट था, प्ले बेस्ड था और साथ ही साथ फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल और कल्चरल डेवलपमेंट को भी कवर कर रहा था। ये इन्वॉल्व कर रहा था इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स को, जैसे कि आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो था, ये दोनों साथ में मिलके इसको इम्प्लाई करना चाहते थे
ताकि ईसीसी अच्छे से लागू हो सके और आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और प्री स्कूल जो है वो एक ही स्कूल के अंतर्गत आ सके, ताकि आंगनवाड़ी को खत्म होने के साथ साथ क्लास 1-2 भी उसी वक्त चलाया जा सके। अब आता है हमारा ईसीसी। अब हम लोग ईसीसी को अच्छे से समझते हैं। ईसीसी हमारा क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब इसमें क्या है कि ईसीसी स्टैंड करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये 2020 में फॉर्मली इंक्लूड किया गया। ये इंश्योर करता है यूनिवर्सल एक्सेस को एजुकेशन का, साथ ही साथ ये फाउंडेशन रखता है होलिस्टिक ग्रोथ और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। इसको मेन क्वालिटी क्या है कि ये फ्लेक्सिबल है, मल्टीफेसेटेड है और ये प्ले बेस्ड है। ये फोकस करता है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट में। ये इसमें लर्निंग जो होता है वो प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी और एक्सप्लोरेशन के द्वारा होता है। ये सेफ है, इंक्लूसिव है और ये नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और प्री स्कूल ये जैसे छोटे छोटे जो होते हैं एरिया बनाए जाएंगे स्कूल के अंदर ही, जो इनके प्री स्कूल को देखेंगे। इसके साथ साथ ये सपोर्ट करता है ओवरऑल डेवलपमेंट को। ये इम्प्रूव करता है लैंग्वेज कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को। साथ ही साथ ये बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड और साथ ही साथ प्रमोट करता है सोशल स्किल, एम्पैथी, रिस्पेक्ट एंड डाइवर्सिटी को। ये बच्चे को तैयार करता है फॉर्मल स्कूलिंग के लिए, जो कि लाइफ लॉन्ग उसका चलने वाला है, और साथ ही साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी ये इंश्योर करता है। साथ ही साथ ये इक्वालिटी देता है अपॉर्चुनिटी को लेके, साथ ही साथ जो इनइक्वालिटी का जो साइकिल है उसको भी ये तोड़ता है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसमें हम लोग को अचीव करना था फाउंडेशनल लिटरेसी, मतलब कि जो बेसिक जो फाउंडेशन लर्निंग है वो होना चाहिए, जैसे कि लैंग्वेज और मैथमेटिक्स। इसमें टॉप प्रायोरिटी दिया गया था किसको, फ्यूचर लर्निंग को लेके। इसमें निपुण भारत मिशन चलाया गया था, जो कि एक नेशनल मिशन था जिसमें एस्टेब्लिश करना था कुछ पार्टिकुलर गोल्स और उसको हमें अचीव करना था। साथ ही साथ इसमें मिशन को सेट किया था क्लियर, जो कि उसे नापा जा सके और स्टूडेंट जिसको एक्वायर कर सके, जैसे कि बेसिक रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, ये सब स्किल जो था वो डेवलप हो जाना चाहिए था क्लास 3 तक। साथ ही साथ इसका जो की कंपोनेंट था वो था टीचर ट्रेनिंग। इसमें टीचर को ट्रेन किया जाए प्रॉपर मैनर में। साथ ही साथ हाई क्वालिटी लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा सके, कंटिन्यूअस असेसमेंट किया जा सके और साथ ही साथ पेरेंट्स और टीचर के साथ साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट को भी एजुकेशन के अंदर लाया जा सके। अगर हम लोग फिर देखते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को, तो इसमें टॉप प्रायोरिटी जो था वो दिया गया था इसको, जिसमें इसेंशियल था फ्यूचर लर्निंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। निपुण भारत जो मिशन था वो उसको लाया ही गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन लिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा सके। इसमें रीडिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी और मैथमेटिक्स ये तीनों होना चाहिए। एक ट्रेन टीचर होना चाहिए, हाई क्वालिटी लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, असेसमेंट लगातार होना चाहिए, पेरेंटल और कम्युनिटी एंगेजमेंट इसमें होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें टेक्नोलॉजी को भी ऐड करना चाहिए। बेटर लर्निंग आउटकम्स के लिए सभी सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना चाहिए। एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, ग्रेटर कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी चाइल्ड में डेवलप करना है, एक अच्छा फाउंडेशन बनाना है और साथ ही साथ सपोर्ट करना है इक्वालिटी बच्चों के बीच में। निपुण भारत, इसके फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इंडिया में नेशनल मिशन के रूप में इसे लागू किया गया था, जिसका काम था इंश्योर करना कि हर एक बच्चा जो है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर पाए क्लास 3 तक, मतलब कि रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। अब ये लॉन्च किया गया जुलाई 2021 में। ये जो था वो एक सबसे क्रिटिकल पार्ट्स में से एक था किसका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, क्योंकि एनईपी जो था वो इटसेल्फ जो था ये खुद बोलता है कि बिना फाउंडेशन का पॉलिसी कोई भी काम का नहीं होगा। तो इसीलिए फाउंडेशन बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पॉलिसी को कामयाब बनाना है तो इसको फाउंडेशन को सही बनाना होगा। अब आता है मिशन या फिर गोल। प्राइमरी गोल जो था वो निपुण भारत का ये था कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को यूनिवर्सल बनाना है। इसका टारगेट था 3 से 9 साल के बच्चों। साथ ही साथ ये कवर करता था क्लास 3 तक, मतलब कि प्री प्राइमरी से लेके मतलब आंगनवाड़ी, बाल वाटिका से लेके ग्रेड 3 तक, जिसमें मिशन सेट किया गया था कि एक क्लियर डेडलाइन है कि हमें 100% एडमिशन चाहिए और 100% एडमिशन के साथ साथ हमें क्या चाहिए, 3 चीज, राइटिंग, रीडिंग एंड अरिथमेटिक। और वो भी कब तक, 2026 और 2027 तक हमें ये कंप्लीट चाहिए। निपुण भारत को कामयाब बनाने के लिए कई सारी चीजों को लाया गया, जैसे कि टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स में देखा जाए तो सबसे पहले जादुई पिटारा। जादुई पिटारा क्या था, एक कलेक्शन ऑफ प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल था, जैसे कि खिलौना, पजल, स्टोरी कार्ड, जो कि 3 से 8 साल के बच्चों के लिए लाया गया था और इसी को हम लोग जादुई पिटारा कहते हैं। फिर आता है ई जादुई पिटारा। ये एक ऐप था और साथ ही साथ वेबसाइट था जिसमें कई सारी कहानियां, एक्टिविटीज और AI ड्रिवन बोर्ड्स भी थे, जैसे कि कथा साखी और टीचर तारा।
ये क्या करता था, मटेरियल्स को लाइफ लाता था डिजिटली, मतलब कि बच्चे उसको देख के ऐसा लगे कि उसको वो एंजॉय कर रहे हैं, वो लाइफ रियल लाइक है। साथ ही साथ करिकुलम और पैडागोजी को भी ई जादुई पिटारे में डाला गया। फिर हमारा आता है विद्या प्रवेश, एक 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है जो कि पहले क्लास के बच्चों के लिए है, जो कि ये बताता है कि उनका ट्रांजिशन जो है क्लास 1 से 2 में जाने के लिए स्मूथली हो सके। फिर आता है हमारा एक्टिविटी बेस्ड टेक्स्ट बुक, मतलब जितने भी नए टेक्स्ट बुक आए हैं, चाहे क्लास 1 का हो चाहे क्लास 2 का, जिन्हें ऐसे डिजाइन किया गया कि उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज और सारे एक्टिविटी जो है बच्चे को करने में मजा आएगा, जिससे वो इंगेज रहेंगे और साथ ही साथ रोट लर्निंग से हटकर एक्टिविटी लर्निंग को सीखेंगे। और जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो सब मातृभाषा में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और इन्हें डेवलप किया जाएगा 121 लैंग्वेज में, ताकि जो फाउंडेशनल स्किल बच्चे में है वो उसके मदर टंग में ही मिलेगा, मतलब कि जो भी क्लास 2 तक जितना भी बनेगा वो मदर टंग में ही रहेगा। और ये टोटल कितने लैंग्वेजेस में बनेंगे, 121 लैंग्वेजेस में। असेसमेंट एंड ट्रैकिंग इन निपुण भारत, तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ये भी लाया गया था निपुण भारत के अंदर में, जिसमें एक फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल बनाया जाएगा जो 360 डिग्री व्यू दिखाएगा स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट का, और वो बियॉन्ड भी एकेडमिक्स को इंक्लूड करेगा, मतलब कि उसका सोशो इमोशनल कल्चरल कैसा है, को करिकुलर ग्रोथ कैसा है, मतलब इसमें सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होंगे बल्कि उसका ओवरऑल एरियाज को जज किया जाएगा और उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। इसके साथ साथ अपार एंड विद्या समीक्षा केंद्र भी खोला जाएगा। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, जिसको हम लोग अपार आईडी भी कहते हैं, इसको लिंक किया जाएगा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड से, ताकि बच्चे का बचपन से लेके बड़े तक किस तरह से होलिस्टिक प्रोग्रेस हुआ है वो सब एक आईडी में ही जमा हो। एक सेंट्रल डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसका नाम है विद्या समीक्षा केंद्र। इसमें बच्चे का इंडिविजुअल बच्चे का क्या है प्रोग्रेस रिपोर्ट को ट्रैक किया जाएगा, उसको पहचाना जाएगा लर्निंग गैप्स को कि क्या क्या उसका लर्निंग गैप है, और उसको सपोर्ट किया जाएगा कि कौन कौन सा उसका कमजोरी है, क्योंकि उसका सारा डाटा जो है विद्या समीक्षा केंद्र में रहेगा। जब भी उसको ओपन कीजिएगा तो वहां पे उसको पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट में उसका नंबर कम आ रहा था, उसमें ग्रोथ है या नहीं, और अगर कंटिन्यूअस उसमें डिक्लाइन है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आता है टीचर ट्रेनिंग। 14 लाख टीचर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिससे क्या होगा बच्चों के लिए ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा टीचर को बच्चों को संभालने के लिए, और कैसे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को वो अच्छे से फुलफिल कर सके। इसीलिए 14 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा, किसके द्वारा, तो निष्ठा, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगा। निपुण भारत, निपुण भारत आखिर है क्या, तो निपुण भारत जो है वो स्टैंड करता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, मतलब कि लैंग्वेज को समझना, साथ ही साथ लिखना और साथ ही साथ मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स को समझना, इसी को हम लोग क्या कहते थे, निपुण भारत। निपुण भारत मिशन जो था वो लॉन्च किया गया था ताकि सरकार जो है वो एक फाउंडेशनल एज के एक गोल को समझ सके, और वो गोल क्या है, तो फिर लिटरेसी और न्यूमरेसी, मतलब पढ़ना लिखना और मैथमेटिक्स बनाना, बेसिक मैथमेटिक्स 3रा क्लास तक। ये जो इंश्योर करेगा हर वो बच्चा जो पहला क्लास से 3रा क्लास तक पढ़ता है उसको लिखना पढ़ना और मैथ्स बनाना आ जाए। अब बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट है क्यों, तो FLN जो था वो फ्यूचर है लर्निंग का। इसमें बच्चे जो होते हैं वो स्किल सीखेंगे और वो भी कैसे इंजॉय करके, मतलब कि गेम में सीखेंगे। फिर साथ ही साथ हम लोग इन्वेस्ट करेंगे बच्चों के अर्ली ईयर्स को, जो उसके बेहतर लर्निंग की ओर लेके जाएगा, और वो हायर रिटेंशन, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक उसको याद रख सकेगा, जिससे उसका ज़िंदगी और भी बेटर होगी। इसका 3रा गोल ये था कि हर एक बच्चा जो है वो प्रोफिशिएंट बने, यानी माहिर बन जाए रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में, साथ ही साथ मैथमेटिक्स में भी। वो अपना चीज़ों को अच्छे से क्लियरली एक्सप्रेस कर सके, बोल सके, अपना आइडिया को समझा पाए, और साथ ही साथ वो क्लियरली लिख सके, बेसिक अरिथमेटिक कर सके और सोल्व कर सके कुछ प्रॉब्लम्स को। अब टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होगा, तो रेगुलर ट्रेनिंग होगा, ठीक है, जिससे हैंड होल्डिंग सपोर्ट फॉर टीचर्स बनेगा। बिल्डिंग क्या करेगा, तो FLN को पैडागोजी के अंदर लाया जाएगा और टीचर इसको अच्छे से समझेगा। साथ ही साथ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगा मॉनिटर करने के लिए। दूसरा जो की कंपोनेंट है निपुण भारत का वो है हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इसमें क्या होगा कि बच्चों को एज के अप्रोप्रिएट तरीके से सब्जेक्ट टीचिंग मटेरियल्स दिए जाएंगे। इसमें स्टोरीज, वर्कशीट, गेम्स, फ्लैश कार्ड्स, बिग बुक्स और डिजिटल रिसोर्सेज भी दिए जाएंगे। इसका 3रा हमारा कंपोनेंट है कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड ट्रैकिंग। रेगुलर मैनर में इसको असेस किया जाएगा। सिंपल और डायग्नोस्टिक असेसमेंट रखा जाएगा, मतलब टेस्ट जो ऐसा रहेगा जिससे पता चले कि बच्चे का स्किल है क्या। साथ ही साथ हम हर बच्चे के प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे और उसका सारा डाटा जो है एक जगह गैदर्ड रहेगा। फिर हमारा 4था कंपोनेंट क्या हो जाता है, तो कम्युनिटी एंड पेरेंटल एंगेजमेंट। अब क्या है कि इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे पेरेंट्स को,
जो कि और साथ ही साथ लर्निंग पार्टनर्स को भी। इसमें हम अवेयरनेस फैलाएंगे FLN के बारे में कि FLN आखिर इतना जरूरी है क्यों। साथ ही साथ कम्युनिटी जो है उसको भी हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे किसमें, एजुकेशन में। अब जो हमारा 5वां की कंपोनेंट्स है वो है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे पढ़ाने में, साथ ही साथ बच्चे का होमवर्क बनाने में भी इसके हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाएगा और ये ट्रेनिंग दीक्षा प्लेटफॉर्म में दिया जाएगा, ई कंटेंट भी वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया जाएगा। अब हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले पूरा गवर्नमेंट जो है इस अप्रोच को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास देगा, साथ ही साथ वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वहाँ पे लागू करेगा। ये NCERT के साथ साथ SCERT और DIET और लोकल बॉडीज जो है उसमें भी ये चीज लागू होगा। कन्वर्जेंस विद समग्र शिक्षा, आंगनवाड़ी सेंटर और अदर अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स था, उसके हिसाब से ये क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। इसमें फोकस किया जाएगा कहाँ पे, तो समझ ही गए क्लास 3 तक। इसमें एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, जो भी प्लानिंग होगा वो रेगुलर प्रूफ के साथ, डाटा यूज के साथ और कोर्स करेक्शन के साथ रहेगा। अब इसका आउटकम क्या है, तो इसका फायदा क्या होगा कि जितने भी बच्चे वो पढ़ना सीख जाएंगे, समझना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे और बेसिक अरिथमेटिक करना भी सीख जाएंगे। उनका लर्निंग आउटकम्स जो है वो अदर सब्जेक्ट्स में भी अच्छे से डेवलप होने लगेगा। बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, क्यूरियोसिटी आएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहेगा। इसमें ड्रॉप आउट जो है बच्चे वो बंद हो जाएंगे, मतलब कि कोई बच्चा स्कूल छोड़ के नहीं जाएगा और हायर ग्रेड्स की ओर आगे बढ़ेगा। फाउंडेशनल स्टेप जो है वो एक इक्विटेबल, इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन के साथ रहेगा, मतलब कि यहाँ पे सबका एजुकेशन बराबर रहेगा। यहाँ पे लड़का लड़की, लंगड़ा लूला सब साथ में पढ़ेगा और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन भी यहाँ दिया जाएगा। अब ये करेगा क्या, तो ये आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 इतना सारा चीज इसके अंदर आएगा। निपुण भारत मिशन में नंबर क्या है, टारगेट क्या है, तो टारगेट ग्रुप क्या है कि चिल्ड्रन जो फाउंडेशनल स्टेज में, मतलब कि पहला जो 0 से 5 साल जो हम लोग बुलाए थे कि बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा तब वो जाएगा स्कूल और वहाँ 3 साल आंगनबाड़ी पढ़ेगा, फिर पहला क्लास और दूसरा क्लास, ये है पूरा फाउंडेशनल स्टेज, उसी को ये टारगेट करेगा। इसमें टाइम फ्रेम क्या है कि 26 से 27 तक इसमें 100% हम लोग को कामयाबी पाना है। फोकसिंग एरिया क्या है, तो रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, स्पीकिंग और लिसनिंग। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा जिससे बच्चा और बेहतर तरीके से सीख पाएगा और उसका एक ब्राइट फ्यूचर रहेगा। करिकुलम एंड पैडागोजी, ये पॉलिसी जो था वो फंडामेंटली जो इसका उद्देश्य था वो क्या करना था, स्टूडेंट को सिखाना, रट्टा मारने से हटा के कहाँ पे लाना, क्रिटिकल थिंक। तो सबसे पहले फोकस शिफ्ट हुआ। फोकस शिफ्ट कैसे हुआ, तो सबसे पहले जो रट्टा मारने वाला था उसको चेंज किया गया क्रिटिकल थिंकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में और साथ ही साथ होलिस्टिक डेवलप। लर्निंग जो था बन गया था एक्सपीरियंशियल, इंक्वायरी बेस्ड और लर्नर सेंट। वहीं पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को भी अपनाया गया, मतलब कि ये प्रमोट किया मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को, जहाँ पे कोई भी हार्ड सेपरेशन नहीं था आर्ट्स साइंस के बीच में या फिर को करिकुलर एक्टिविटी के बीच में या फिर एक्स्ट्रा को करिकुलर की एक्टिविटी, मतलब सबको मर्ज कर दिया गया। अगर आपको चॉइस है तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको चॉइस है तो आप ये भी कर सकते। लैंग्वेज में स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया कि जो भी पढ़ाया जाए वो मदर टंग में पढ़ाया जाएगा या फिर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। कब तक, तो कम से कम 5th क्लास तक ये सब पढ़ाया जाएगा और अगर इंसान चाहे तो 8वीं क्लास तक भी ये पढ़ाया जा सकता है मदर टंग, ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने जिसको वो अच्छे से समझ के बनाया हो, ना कि सिर्फ रट्टा मार के बनाया हो। असेसमेंट रिफॉर्म्स, NEP ने प्रपोज किया एक मेजर ओवरऑल एग्जामिनेशन सिस्टम में, जहाँ पे प्रेशर को घटाना था और फोकस करना था एबिलिटीज में, 4 कॉम्पिटेंसीज मतलब 4 एबिलिटीज, जैसे कि परख। ये नेशनल असेसमेंट बॉडी बनाया गया परख, जिसका फुल फॉर्म था परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलप। इसको बनाया जाएगा ताकि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड तय किया जा सके कि बच्चे को कौन से क्लास में किस लेवल का क्वेश्चन या फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना है, और हर एक स्कूल का बोर्ड जो होगा या फिर उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो लगभग सेम रहेगा। अब आता है बोर्ड एग्जाम। इसमें एलिमिनेट किया गया हाई स्टेक नेचर को बोर्ड एग्जाम में। ग्रेड 10 और 12 को जो है वो रीडिजाइन किया गया और इसमें और कैपेसिटीज पे ज्यादा फोकस किया गया। पहले क्या होता था कि चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता था, बट अब चैप्टर का एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टूडेंट जो है उन्हें अलाउ किया जाएगा कि वो एग्जाम्स ले सके 2 बार साल में, ताकि स्टूडेंट पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े और स्कूल को जो है वो इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा बच्चों के स्कोर्स। अब आता है परख। परख जो स्टैंड करता है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलप। ये एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया जो कि एक इंडिपेंडेंट यूनिट रहेगा जो NCERT 2023 के अंतर्गत रहेगा।
ये फंडामेंटली इसका काम क्या है, तो बच्चों का जो असेसमेंट या एग्जाम या टेस्ट जो होता है उसमें सुधार ला, और इसको लागू किया गया कब से, तो एनईपी 2020 के बाद से इसे लाया गया ना। इसमें कोई सिंगल बॉडी नहीं रहेगा। परख जो है वो फंक्शन करेगा एक अम्ब्रेला रेगुलेटर बॉडी की तरह, मतलब एक छाता की तरह, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स भी आएंगे। अब ये अम्ब्रेला टर्म के अंदर में हमें देखेंगे क्या, तो स्टैंडर्ड सेटर रहेगा, रेगुलेटर रहेगा, ये वर्किंग करेगा शिफ्ट में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को कहाँ से, असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब कि जो पहले होता था इवैल्यूएशन टाइप का, अब वो क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स होगा और मल्टीपल वे में होगा और मल्टीपल स्टैंडर्ड का होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग कल्चर। मतलब कि सिंपली अब ये शिफ्ट हो गया इंडियन एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम, असेसमेंट ऑफ लर्निंग से असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग कल्चर। परख का कुछ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी था जिसको मैंडेट किया गया। ये 3 एरियाज में काम करेगा। सबसे पहले डेवलपिंग द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, मतलब कि परख के अंतर्गत सबसे जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म लाया गया है वो क्लासरूम लेवल को लाया गया है, जिसमें होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है वो बच्चे का 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड के रूप में काम करेगा, और वो मार्क्स बेस्ड जो इवैल्यूएशन होता था उसको वो रिप्लेस कर देगा। इसमें बच्चों के ग्रोथ को देखा जाएगा, जिसमें बच्चों का कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल, फिजिकल और क्रिएटिव डोमेन था उसको जज किया जाएगा, और ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में उसको मेंशन किया जाएगा। ये सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, टीचर ऑब्जर्वेशन, पेरेंट फीडबैक और साथ ही साथ एक कंप्लीट पिक्चर देगा बच्चे के डेवलपमेंट में कि किस तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अब आता है कंडक्टिंग लार्ज स्केल नेशनल सर्विस। परख जो है एक सिस्टम वाइल्ड हेल्थ चेकअप को भी कंडक्ट करवाएगा, जो स्कूल एजुकेशन को असेस करेगा कि लर्निंग लेवल कैसा होना है। एग्जांपल के लिए परख का राष्ट्रीय सर्वेक्षण, फॉर्मली नेशनल अचीवमेंट सर्वे, कंडक्ट किया जाएगा नेशन वाइड में, जो कि किया गया था 4 दिसंबर 2024, जिसमें टेस्ट किया गया था एबिलिटीज को, बच्चों के क्लास 3, 6 और 9 की एबिलिटीज को देखा गया। ये डाटा से फिर ये सर्वे से ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प हुआ कि जो बच्चों में गैप क्या है, लर्निंग गैप, और क्या क्या गाइडिंग पॉलिसी हम लोग बनाया जा सकता है इसके अंतर्गत, जिसमें नेशन, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सब लेवल शामिल होंगे। अब एस्टेब्लिशिंग इक्विवेलेंस अक्रॉस स्कूल, स्कूल बोर्ड से सब में इक्वालिटी मेंटेन करना रहेगा ताकि स्टैंडर्ड सब जगह एक जैसा। परख जो ये भी काम करेगा कि वो हार्मोनाइज करेगा डाइवर्स असेसमेंट स्टैंडर्ड। वो इंडिया के 69 स्कूल बोर्ड्स, सीबीएसई, सीआईएससी एंड स्टेट बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड हो, झारखंड, ये सारों को वो अच्छे से कंडक्ट करेगा ताकि वो इंश्योर कर सके कि हर जगह ईमानदारी से और एक जैसा एग्जाम हुआ। इसके लिए वो यूज करेंगे क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट, एनालिसिस, प्रैक्टिस अक्रॉस डोमेन लाइक करिकुलम, असेसमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन टू क्रिएट कॉमन स्टैंडर्ड। मतलब ये सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे क्या, जैसे क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट, एनालाइज, ये सब को वो इस्तेमाल करेंगे ताकि एक कॉमन स्टैंडर्ड बिल्ड किया जा सके सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसका गोल क्या है, तो बोर्ड एग्जाम और करिकुलम को अलाइन करना, मतलब जिस तरह से करिकुलम बनाया गया है उसी के बेसिस एग्जाम हो, ताकि बच्चों को वही चीज को वो अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सके। इसमें बच्चों के टेंशन को कम करना है, इंश्योर करना है कि सभी बच्चे जो है उनको एक जैसा रिकॉग्निशन मिले उनके लर्निंग के बाद, रिगार्डलेस ऑफ देयर ग्रुप। चाहे अगर झारखंड बोर्ड का बच्चा अगर वो टॉप करता है या फिर एक सीबीएसई का बच्चा अगर टॉप करता है, तो दोनों को इज्जत बराबर मिलनी चाहिए और दोनों का जो रिसीविंग नॉलेज है वो रिसीविंग नॉलेज सेम होना। इक्विटी एंड एक्सेस, इंश्योरिंग इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ द एनईपी। मतलब एनईपी का कोर पर्पस यही था कि इंक्लूसिव एजुकेशन को हर जगह लागू किया जाए। तो इन्होंने सबसे पहले फोकस किया एससीडी। एससीडी का मतलब होता है सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज के वैसे ग्रुप जो इकोनॉमिकली बहुत गरीब है या फिर कमजोर, तो उनको श्योर करना कि उनके सारे बच्चे जो है वो स्कूल में एडमिट हो और वो पीछे ना छूटे। फिर आता है जेंडर इंक्लूजन फंड, मतलब एक जेंडर डेडिकेटेड फंड बनाया गया जिसमें क्या है लड़कियों के लिए या फिर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए एक हेल्प के रूप में काम करेगा ताकि उनके अंदर एबिलिटीज को डेवलप किया जा सके और उनको इक्वालिटी दिया जा सके एजुकेशन। फिर आता है इनिशिएटिव्स, मतलब कुछ खास इनिशिएटिव लिया गया समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत, जिसने इसमें सपोर्ट किया और एक्सेस दिया वैसे लड़कियों को जो कि नहीं आ पा रहे थे एजुकेशन साइड, उनको दिया, और साथ ही साथ जो मेल और फीमेल के बीच में जो जेंडर गैप आ रहा था स्कूल और एजुकेशन दोनों के, उसको भी भरने की कोशिश। हायर एजुकेशन पार्ट 2, ये सेक्शन ज्यादातर फोकस करता है कॉलेजेस को ट्रांसफॉर्म करना में और यूनिवर्सिटी को एक मल्टी डिसिप्लिनरी, फ्लेक्सिबल और रिसर्च ड्रिवन इंस्टीट्यूशन बनाना। सबसे पहले होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इसमें क्या होगा कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स लाया जाएगा जो कि ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा और
मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, मतलब कि अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं अंडर ग्रेजुएशन में, तो आप जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यू 4 साल तक पढ़े, आप चाहे तो 1 साल के पढ़ने के बाद निकल सकते हो, 4 साल के पढ़ने के बाद, मतलब कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को अलाव होगा कि कोई भी वो सर्टिफिकेट को अर्न कर सके, डिप्लोमा अर्न कर सके या फिर डिग्री, मतलब कि हर एक साल के लिए अलग अलग एक पार्टिकुलर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस साल की जगह उसके लिए डिप्लोमा दिया जाएगा और उसके बाद भी करते रहिए तो उसके लिए डिग्री पे आपको मिल सकता है। इसके अलावा इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनेगा जो डिजिटली स्टोर होगा, जो कि ट्रांसफर भी हो सकता है एज अ क्रेडिट्स के रूप में, यानी कि पॉइंट एज अ क्रेडिट जो होगा ट्रांसफर भी हो सकता है। इसके साथ साथ इंक्रीज्ड एक्सेस मिलेगा, मतलब पॉलिसी का एम ये था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो हायर एजुकेशन में 50% तक पहुंचे, क्योंकि अभी 50% तक हायर एजुकेशन रेशियो में नहीं जाता और इसको तो कब तक पहुंचाना है, तो 2035। फिर आता है रिसर्च एंड रेगुलेशन, ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जो एस्टैब्लिश ही होगा ताकि रिसर्च पे फोकस किया जा सके। एक नया ओवर रीचिंग रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाएगा जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये प्रपोज करेगा हर एक सेक्टर को जो एजुकेशन को उसको देखेगा हायर एजुकेशन में, और इसको लाइट बट टाइट, मतलब कि इजी रहेगा लेकिन ये पूरा रूट के अंदर रहेगा और उसी रेगुलेटरी अप्रोच को ये फॉलो करेगा, इस रेगुलेटरी अप्रोच को तो लाइट बट टाइट। फिर आता है टीचर एजुकेशन, 2030 तक जो मिनिमम डिग्री होना चाहिए एक टीचर बनने के लिए, उसके लिए चाहिए 4 साल का इंटीग्रेटेड बैचलर एजुकेशन, मतलब कि बीएड जो होगा वो 4 साल का बीएड आपको चाहिए होगा कब, 2030 के बाद तक। उससे पहले तक 2 सालों वाला को वैलिड है, उसके बाद से जो ये हो सकता है वैलिडिटी खत्म हो। पार्ट 3 अदर की एरियाज ऑफ फोकस, दिस पार्ट एड्रेसेस क्रॉस कटिंग एरियाज दैट आर क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी बट आर नॉट लिमिटेड टू वन एजुकेशन। बनाया ये सिर्फ एक स्टार नहीं, सबको फोकस, तो ये इसको और भी बेटर बना। तो क्या है, पहले प्रोफेशनल एजुकेशन, मतलब एक स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, चाहे वो टेक्निकल हो, हेल्थ हो या फिर लीगल यूनिवर्सिटी, वो एक सेपरेट बना, और ये इनकरेज करेगा ताकि लोग क्या होगा मल्टीपल डिसिप्लिनरी टू ऑफर अ मोर इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मतलब कि मल्टीपल सब्जेक्ट पे फोकस कर सके। तो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन रहेगा एक, लेकिन अगर आप चाहें तो वो इंस्टीट्यूशन से पढ़ सकते हैं, सेम टाइम पे आप दूसरे इंस्टीट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते। फिर आता है एडल्ट एजुकेशन, तब पॉलिसी एम करता था कि 100% यूथ जो है और एडल्ट लिटरेसी जो है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो, और ये लाइफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में काम आएगा, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स को भी चलाया। फिर आता है हमारा इंडियन लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, यहाँ जितनी भी एजुकेशन हो उसमें एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा ये चीज को प्रमोट करने के लिए कि हम इंडियन भाषा को प्रिजर्व करें, इंडियन आर्ट एंड कल्चर को बचाएं। तो इसको भी एक अहम हिस्सा बनाएंगे हायर एजुकेशन का भी, और ये शुरू से चलेगा, मतलब कि प्राइमरी से शुरू होने के बाद पूरा हायर एजुकेशन तक चले। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल, हम लोग इसमें से ऑटोनोमस बॉडी बनाएंगे जिसमें नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। ये क्रिएट किया जाएगा ताकि गाइड किया जा सके इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इंश्योरिंग इट्स इक्विटेबल यूज फॉर ऑल, मतलब कि ऐसा बनाया जाएगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर कोई किया कर। पार्ट 4 ये फाइनल पार्ट था, इसको बनाया गया था कि किस तरह से एनईपी को लागू किया जाए और उसके फाइनेंसेस को कैसे मैनेज किया जाए। तो इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट का बात कहा गया था कि जो जीडीपी हमारा होगा उसका जीडीपी का 6% जो होगा हम लोग जो है वो एनईपी या फिर एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, जैसे 1% या 2% नहीं लटक जाता। वादा किया गया 6% से, ठीक है। अब बोलता है गवर्नेंस, इसके लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया जाएगा। ये क्या ध्यान देगा कि जितने भी यूनिवर्सिटी, जितने भी स्कूल है, जो भी चीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, और साथ ही साथ ये जो स्कूल और यूनिवर्सिटी कनेक्ट करने के साथ साथ ये पूरा सेंटर और स्टेट में बॉडी लागू हो रहा है, मतलब सिलेबस लागू हो रहा है, करिकुलम लागू हो रहा है, वो एक जैसा हो ताकि हर चीज स्मूथली चल सके। अगर कोई स्टेट बोर्ड से भी पढ़ा है तो उसको सेंट्रल बोर्ड में ट्रांसफर होने में ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए कि सबका बुक एक है, सबका सिलेबस एक है, सबका एक्टिविटीज है, इसलिए ये बनाया गया था कि कैब है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये ध्यान देगा कि सब कोई अच्छे से चल रहा है। चलिए अब हम एनईपी से कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेसेस विच प्रीवियस पॉलिसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 जो था उसी ने रिप्लेस किया था, कितने सालों के बाद, तो 34 सालों के बाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन परफॉर्म्ड इन एनईपी 2020। तो इसको सिंपली 4 में बांटा गया था, पहले 10+2 था उसको हटाया गया था और लाया गया था 5+3+3+4। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 up to which grade is the mother tongue or regional language recommended as the medium of instruction। तो ये किया गया है 5 यानी 5वीं कक्षा तक, यानी कि 5th ग्रेड तक आप चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको और इच्छा है करने की तो आप 8th ग्रेड तक भी पढ़ सकते हैं मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में। तो एनईपी जो लागू किया है 5th ग्रेड तक लागू किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चौथा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टारगेट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन बाय 2035। तो इसका टोटल 50% इसका टारगेट रखा गया है कि 2035 तक हमें
कोशिश करेंगे कि 50% स्टूडेंट जो है जो हर साल प्राइमरी में या फिर एनरोल किए जाते हैं उसका कम से कम 50% जो है वो हायर एजुकेशन तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 5, विच एपेक्स बॉडी इज प्रपोज्ड टू बी क्रिएटेड टू फोस्टर ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर इन हायर एजुकेशन। मतलब कि कौन सा एपेक्स बॉडी बनाया गया जो रिसर्च पे ध्यान देगा हायर एजुकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is not a key principle of NEP 2000। मतलब इनमें से कौन सा जो है इम्पोर्टेंट एरिया नहीं है किसका, NEP 2020 का। सबसे पहले इक्विटी एंड इंक्लूजन, तो ये तो सही है, ये गलत तो है नहीं। ऑप्शन बी, प्रमोटिंग रोड लर्निंग, ये गलत है क्योंकि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग पे ज्यादा ध्यान देना और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे, ना कि रट्टा मारना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्योंकि ये गलत है, ये NEP में नहीं बोला गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, इन द न्यू 5+3+3+4 स्ट्रक्चर व्हिच एज ग्रुप डज द फाउंडेशनल स्टेज फर्स्ट 5 इयर्स फोकस ऑन। मतलब कि पहले जैसे स्ट्रक्चर में 5 3 3 4 है, तो इसमें जो पहला 5 जो स्टैंड करता है वो किस एज ग्रुप के लिए करता है जिसको फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3 से 8 साल के बच्चे इसमें फॉल करेंगे, जिसमें 3 साल उनका प्री प्राइमरी चलेगा और उसके बाद फिर 1 और क्लास 2 चलेगा। अब ये जो 3 क्लास चलेगा वो बाल वाटिका या आंगनबाड़ी के अंतर्गत चलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम व्हिच ग्रेड विल वोकेशनल एजुकेशन बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल। मतलब वोकेशनल एजुकेशन कब से शुरू होगा, किस कक्षा से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठा कक्षा यानी छठा क्लास, मतलब कि 6th स्टैंडर्ड से ये शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC एज मेंशन इन NEP 2020। मतलब कि NEP 2020 में ABC का फुल फॉर्म है क्या। तो इसका मेन मीनिंग है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आता है 10वां नंबर, which course will be discontinued as per the National Education Policy 2020। मतलब इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है मास्टर ऑफ फिलोसफी। मास्टर ऑफ फिलोसफी या फिर MPhil जो है वो NEP लागू होने के बाद ये बंद हो गया है ऑलरेडी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्रपोज्ड फॉर्मेट फॉर डिजाइनिंग अ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस कार्ड, रीडिजाइनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट। मतलब इसमें सिर्फ बच्चों का नंबर नहीं रहेगा लिखा हुआ कि एग्जाम में उसने कितना लाया, बल्कि उसमें 360 मतलब कि उसको एक्टिविटी में कैसा है, उसका फिजिकल कैसा है, उसका इमोशनल कंडीशन कैसा है, वो पढ़ने में कैसा है, तो हर चीज जो है यही 360 जो होगा रिपोर्ट कार्ड उसी में मेंशन रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, बाय व्हाट ईयर डज NEP 2020 एम फॉर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग टू बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030। मतलब इनका टारगेट है कि 2030 तक जो 4 ईयर का B.Ed है उसी को एज अ टीचिंग क्राइटेरिया बनाया जाए, लेकिन लागू करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020। कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज नॉट बाइंडिंग फॉर ऑल स्टेट। मतलब ये सारे स्टेट में जरूरी नहीं कि वहाँ पे लागू ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो यानी FLN जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसका एक्चुअली पर्पस क्या है। तो इसका करेक्ट पर्पस ये है कि ये इंश्योर करना कि हर बच्चा जो है वो पढ़ना लिखना और बेसिक मैथ्स बनाना सीख जाए तब तक तो क्लास 3 तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, द NEP 2020 encourages the establishment of large multidisciplinary institution, what are they गोल। मतलब कि आपके NEP के तहत ये बनाना है कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाना है जहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए और एक बच्चा जो है मल्टीपल सब्जेक्ट में मूव भी कर सके। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, तो ये आएगा मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी मेरू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रोल ऑफ द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम अंडर NEP 2020। मतलब कि ये जो NETF जो है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, तो ये किस लिए आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू प्रमोट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट इज द प्रपोज्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर एज द परसेंटेज ऑफ GDP। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6% GDP का जो था वो एजुकेशन सेक्टर में लगाना था, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं रहा है कई सालों से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, एज पर NEP 2020 व्हाट इज द करेक्ट मैच फॉर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन इन ऑन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी मींस डी। मतलब कि आप चाहे तो 1 साल करते हैं कंप्लीट तो उसके सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल तक अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप 3 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपको एक बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि ये सारे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अंडर द NEP व्हाट चेंजेस इज एनविजन्ड फॉर द हायर एजुकेशन रेगुलेटरी सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ सिंगल ऑल एनकंपासिंग रेगुलेटरी बॉडी।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ एनईपी 2020, कौन सा इसका क्वालिटी नहीं दिखाता? ऑप्शन ए फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो ये तो है, करेक्ट है ये। ऑप्शन बी एलिमिनेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर ऑल क्लासेस, ऐसा कुछ नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम दोबारा होगा। अब आता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, द एनईपी 2020 emphasizes the पंच कोर्स कंसेप्ट फॉर एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन दिस कंसेप्ट, मतलब ये कौन कौन सा ये 5 में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है ये पंच कोर्स में आता है किसका? तो कंसेप्ट फॉर एजुकेशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख एज पर एनईपी 2020? तो इसका हो जाएगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आता है 23, व्हाट अप्रोच डज एनईपी 2020 टेक टुवर्ड्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग इट इनटू द फॉर्मल स्कूलिंग स्ट्रक्चर, मींस सिंपली पहले जो आंगनवाड़ी होता था, बाल वाटिका होता था, उसको उठाया जाएगा और वो करंट स्कूल के साथ उसको मर्ज कर दिया जाएगा और उसके बाद प्राइमरी और स्कूल को दोनों को एक ही जगह पढ़ाया जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट अप्रोच डज एनईपी 2020 टेक टुवर्ड्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? करेक्ट आंसर है इंटीग्रेटिंग इनटू द फॉर्मल structure. Question number 24, the NEP 2020 encourages which of the following approaches to higher education? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा multidisciplinary and flexible curriculum. Question number 25, what is the main aim of the vocal for local initiative mentioned in the context of NEP 2020? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, to encourage local entrepreneurship and indigenous industries. Question number 26, which of the following is the statement about board examination under NEP 2020 is correct? Option A, board exams will be completely abolished, गलत है। board exams will be restructured to test competencies and holistic development, सही है। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27, what is the key focus of teacher education reforms under NEP 2020? करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकसिंग ऑन कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28, as per NEP 2020 what does NMM stand for? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is proposed change in the higher education system to promote internationalization? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, allowing top foreign universities to set up campus in India. अब आता क्वेश्चन नंबर 30, NEP 2020 envisions on enduring systems that are deeply rooted in which of the following? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ancient Indian ethos and values while being future centered.